वेलकम बैक रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं एक लाजवाब कॉमेडी फिल्म। इसको देखकर तो आप हंसते हंसते लौटपट हो जाओगे। जिम कैरी, इनको तो आप जानते ही होंगे। वो अपने हर कैरेक्टर में, चाहे वो मेकअप हो या फिर एक्सप्रेशंस, इतने वेरिएशन दिखाते हैं कि पूछे ही मत। आज की मूवी भी इनकी एक फुल लेंथ कॉमेडी मूवी है जिसका नाम है द थ्री स्टूजेस। ये एक ऑर्फनेज में रहने वाले थ्री इडियट्स की बहुत ही फनी और साथ ही दिल को छू देने वाली स्टोरी भी है। और इसको देखकर आपको बचपन में देखे हुए टॉम एंड जेरी शोज की याद तो जरूर आएगी। ये एक सुपर स्ट्रेस बस्टर है और इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी मूवी की तलाश तो जरूर करेंगे। तो इस हंसी के रोलर कोस्टर राइड के लिए बेल्ट बांधकर तैयार हो जाइए दोस्तों। चलिए मिलते हैं थ्री स्टूजेस से। मूवी की शुरुआत में कहानी के तीन हीरोज यानी तीन इडियट्स को दिखाते हैं। इनका नाम है मोई, लैरी और कर्ली। तीनों एक से बढ़कर एक स्टूपिड है और इस मूवी के 3 एपिसोड्स भी हैं। पहले एपिसोड्स में सिस्टर्स ऑफ मर्सी नाम के एक ऑर्फनेज को दिखाते हैं जहां बच्चे जॉली मूड में मस्त खेल रहे होते हैं और तब एक नन आती है जो बिल्कुल लेडी गब्बर सिंह लगती है। इसका नाम है सिस्टर मैरी। वो बच्चों को डांटती है और कहती है कि अंदर जाकर पढ़ाई करो, लेकिन बच्चे भी कुछ कम नहीं होते और इनोसेंट सा चेहरा लेकर गाना शुरू करते हैं, क्या इतने बुरे हैं हम। लेकिन सिस्टर इनका ड्रामा खूब जानती है और कहती है, बेटा ओवर एक्टिंग बंद करो और अंदर जाकर पढ़ाई करो। जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, उसकी प्रिंसिपल की भी प्रिंसिपल हूँ मैं। बच्चों के बाद जब सिस्टर अंदर जाती है तो एक कार तेजी से आती है और अंदर से कोई एक बड़ा सा बैग दरवाजे पर फेंक जाता है और बैग को हिलता हुआ देखकर सिस्टर उसको खोलती है तो अंदर से एक छोटा सा हाथ उसे पंच मारता है और सिस्टर मैरी रिवर्स गियर में पीछे की ओर जाकर गिरती है। इतने में दूसरी नन भी वहां जाती है। वे देखते हैं कि बैग के अंदर 3 बच्चे हैं। एक बिल्कुल टकला होता है, दूसरा आधा टकला और तीसरा को तो मशरूम कट किया होता है। तीनों को देखकर नन्स मदर सुपीरियर को बुलाते हैं और कहती हैं कि ये तीनों आसमान से उतरे हुए एंजल सकते हैं, इनकी देखभाल मैं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगी। तब तक तीसरी कहती है, नहीं नहीं मैं ही करूंगी। और इनके बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है कि इन बच्चों को अब कौन पालेगा। तब मदर सुपीरियर कहती है कि सबको एंजल्स की देखभाल करने का बराबर चांस मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब 10 साल बाद दिखाते हैं कि वही नन्स इनकी देखभाल न करने के बहाने ढूंढ रही होती है और मदर सुपीरियर उन्हें डांटती है कि बिना टाइम वेस्ट किए उन तीनों एंजल्स को लंच के लिए यहाँ लाओ। वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगती है। एक नन कहती है कि अभी अभी मेरा टूटा हुआ हाथ ठीक हुआ है और दूसरी कहती है कि मदर मेरा हाथ अभी टूटा नहीं है और मैं तुड़वाना भी नहीं चाहती हूँ, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। अब इन्हें डरता हुआ देखकर मदर सुपीरियर सिस्टर मैरी को बुलाती है, लेकिन नन कहती है कि सिस्टर मैरी के दांत में बहुत तेज दर्द है और वो अंदर लेटी हुई है। अब 3 इडियट्स को दिखाते हैं जो किसी का मुंह खोलकर अंदर झांक रहे होते हैं। मशरूम कट वाले यानी जिम कैरी का नाम है मोई, आधे टकले का नाम लैरी और पूरे टकले का नाम है कर्ली। एक्चुअली ये तीनों सिस्टर मैरी का मुंह खोलकर उसके दांत का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। मोई कहता है सिस्टर का दांत उखाड़ना होगा, कर्ली तुम इन्हें एनेस्थीसिया दो। अब कर्ली एक बड़ा हथौड़ा लेकर सिस्टर के सर पर दे मारता है और वो बेहोश हो जाती है। यह है दोस्तों इन एक्सपर्ट्स का एनेस्थीसिया। मोई कहता है, फ्रेंड्स अब सिस्टर कोमा में है, मतलब बेहोशी में जा चुके हैं, क्यों ना हम इसके सारे दांत निकाल दें ताकि इनकी जिंदगी में कभी दांत का दर्द ना हो। लेकिन उस अनहोनी से पहले वहाँ एक नन आ जाती है। 1 सेकंड में वो टेबल को उलट देते हैं और सिस्टर मैरी को छुपा देते हैं। अब नन देखती है कि एक इडियट पेंटिंग कर रहा है, एक वायलिन बजा रहा है और एक होमवर्क कर रहा होता है और तीनों को इस तरह अच्छे बच्चे के भेस में देखकर नन उन्हें लंच के लिए बुलाती है। लेकिन वो मन ही मन डर रही होती है कि लंच में ये लोग पता नहीं क्या नाटक करने वाले हैं। इस तरह ऑर्फनेज में हर पल तीनों शैतानों का मेला लगा होता है और सब इनके नाम से डरने लगते हैं। तब एक नन भागती भी आती है और कहती है, बहुत दिनों बाद एक कपल हमारे ऑर्फनेज में किसी को अडॉप्ट करने आए हैं। तब नन मास्टर प्लान बनाती हैं कि वे तीनों इडियट्स के अलावा बाकी बच्चों को छुपा देंगी और जो भी कपल आएगा वो इन तीनों बच्चों में से किसी को अडॉप्ट करेगा। और हम तो चाहते हैं कि तीनों को अडॉप्ट कर ले और अगर एक भी जाएगा तो कम से कम एक शैतान तो कम होगा ही। फिर कुछ देर में मिस्टर एंड मिसेस हार्टर आते हैं और तीनों इडियट्स को बुलाया जाता है। तीनों बहुत ही शो ऑफ करते हुए आते हैं, जैसे कुंफू, कराटे, डांस वगैरह सब करने लगते हैं। अब अपने मास्टर प्लान में नन एक छोटे बच्चे को छुपाना भूल गई थी। अब वो बच्चा आकर पूछता है, सिस्टर मुझे दूध चाहिए। इस बच्चे का नाम है टेडी। नन्स घबराती है कि ये छोटा पैकेट कहाँ से निकल गया, मैंने तो सब कुछ छुपा दिया था। फिर मिसेस हार्टर उसके बारे में पूछती है तो वे बताते हैं कि ये एक न्यू एंट्री है। अब चारों को लाइन में खड़ा किया जाता है और वो मोई को सेलेक्ट करते हैं। चलो शुक्र है कि एक शैतान तो कम हुआ, ये सोचकर वो मोई को उस कपल के साथ भेज देते हैं। मोई अपने फ्रेंड से अलग होकर बहुत ही दुखी होता है और तो मिसेस हार्टर कहती है, मदर सुपीरियर ने बताया है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए मेरे बच्चे। अब मोई उसके कान में कहता है कि नहीं मम्मी जी, मुझे अपने फ्रेंड से अलग नहीं रहना है और प्लीज क्या आप मुझे उनके पास भेज सकती है। मिस्टर एंड मिसेस हार्टर शॉक होकर उसे वापस ऑर्फनेज में लेके आते हैं और उसके बदले में उस छोटे लड़के टेडी को अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है, बताओ। तब लैरी और कर्ली पूछते हैं, तुम वापस क्यों आ गए। मोई कहता है कि एक बंदर अकेला क्या करता, रहेंगे तो तीनों साथ में और मरेंगे तो भी साथ में, वरना अकेला कोई नहीं रहेगा।
अब 25 साल बाद वही सिस्टर मैरी चिल्लाती है कि मेरे तो 12 बज गए, लेकिन अब तक उन तीनों निकम्मों ने बैल क्यों नहीं बजाया। एक्चुअली 25 साल बाद भी ये तीनों 30 मार खान इसी ऑर्फनेज में रह रहे हैं। ऑर्फन बनकर नहीं बल्कि मेंटेनेंस वर्कर्स बनकर रह रहे हैं। अब एक दिन बताती है कि तीनों अंदर मन लगाकर अपना काम कर रहे हैं। अब काम करने की आवाज भी आ रही है, लेकिन सिस्टर मैरी को शक होता है और वो अंदर जाकर देखती है। टेप रिकॉर्डर पर काम करने जैसी आवाजें प्ले करके तीनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अच्छा, तो इनमें इतनी अकल आ भी गई। ये सोचकर सिस्टर उनके पलंग का पैर तोड़ देती है और तीनों धड़ करके नीचे गिरते हैं। फिर करली बाइनोकुलर को उल्टा पकड़कर देखता है तो पास में खड़ी हुई सिस्टर बहुत दूर दिखाई देती है और जोर से चिल्लाता है कि लैरी ब्रो, वो नन भूतनी बहुत दूर खड़ी हुई है, उसके आने से पहले हम थोड़ी देर और सो सकते हैं। अब बाइनोकुलर निकालकर वो सिस्टर पास में देखते हैं और सॉरी कहने लगते हैं। सिस्टर उन्हें डांटती है कि 5 मिनट में बैल रेडी हो जानी चाहिए। ओके ठीक है मेरी माँ, ये कहकर तीनों बाहर आ जाते हैं और फिर मोई, लैरी और करली बाहर एक लैडर लगाते हैं। करली, तुम जाकर लकड़ी काटने की मशीन लाओ। अब ये कहकर वो करली को भेज देते हैं। अब वो चला भी जाता है। मोई और लैरी अपनी बेवकूफी का डेमो देने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तब ऑर्फनेज से मदर सुपीरियर से मिलने चर्च के फादर आते हैं। वो मदर सुपीरियर से कुछ कहते हैं जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि ये बात सबसे पहले 3 इडियट्स को बतानी पड़ेगी। इतने में करली लकड़ी काटने की मशीन लेके आता है, लेकिन उसको ऑन करके लाता है। ब्लेड को ऑफ करने के बजाय वो उसको पीछे बांधकर लैडर पर चढ़ने लगता है और चढ़ते चढ़ते नीचे मशीन एक एक करके सीढ़ी को काट रही होती है। देख लिया इनका बेवकूफी का डेमो। क्या जिंदगी में इस तरह का डेमो आपने कभी लाइव देखा है या फिर खुद ऐसा किया होगा? अगर हाँ तो वो फनी मोमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अब उसके बाद करली ऊपर पहुंच जाता है और ब्लेड को मोए के मुंह पर चलाने वाला होता है। बेवकूफ बंदर कहीं के मेरी नाक ही कट गई होती है। अब ये कहकर मोए गुस्से में बड़ा सा हथौड़ा करली पर चला देता है। करली तो बच जाता है, लेकिन हथौड़े का भारी लोहा नीचे एक बकेट में गिर जाता है। अब आवाज को सुनकर मैरी आकर पूछती है कि ऊपर हो क्या रहा है। तब लैरी बैल पर लिखी हुई वार्निंग देखता है। उस पर लिखा होता है कि डू नॉट रिमूव इट। लेकिन इस बेवकूफ को तो देखो, ये कहता है कि यार इसमें तो डोनट रिमूव करके लिखा हुआ है। लगता है सिस्टर मैरी ने अंदर डोनट छुपा कर रखे हुए हैं। अब ये कहकर वो बैल का पिन निकाल देता है। बैल फिसल कर सीधे मैरी के सर पर लैंड होती है। अब वो डर जाते हैं कि कहीं उन्होंने सिस्टर मैरी को मार तो नहीं डाला। सिस्टर को बचाने के लिए वो लैडर से नीचे उतरते हैं, लेकिन लैडर की लकड़ियां तो करली की मशीन ने काट दी थी। अब मोई और लैरी सीधे सिस्टर पर जा गिरते हैं। करली जो अपना एक्सपर्ट इडियट है वो भी टूटे हुए लैडर के साथ ऊपर गिर जाता है। सिस्टर मैरी जरा होश में आई ही थी कि तीनों ने फिर से उसको बेहोश कर दिया होता है। लैरी कहता है डरो मत मित्रों, इस बाल्टी का पानी सिस्टर के मुंह पर डाल दो, तब उन्हें होश आ जाएगा। और उसी बकेट में हथौड़ा भी गिरा था और ये महाशय लोहे के साथ सिस्टर पर पानी डाल देते हैं। टंग साउंड के साथ लोहा सिस्टर के मुंह पर गिरता है और उनका बचा हुआ थोड़ा सा होश भी उड़ जाता है। अब तीनों को यकीन हो जाता है कि इन्होंने सिस्टर का खून कर ही दिया है और वो एक गाड़ी में तेजी से वहां से भागकर जाते हैं। तब फादर उस बिल्डिंग को बचाने के लिए एक बोर्ड लगा रहे होते हैं। इनकी गाड़ी सीधे उनके लैडर को धक्का मारकर गिरा देती है और फादर लैडर के साथ नंस के ऊपर गिर जाते हैं। उन्हें नंस पर पड़ा हुआ देखकर ये तीनों इडियट्स रुक जाते हैं और गुस्से में फादर को खूब मारते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम नंस को छेड़ो हैं? वे बेचारे फादर के बाल भी उखाड़ लेते हैं और डांटते हैं कि नन के साथ ऐसे टीजिंग कर रहे हो। फिर आखिर में करली फादर को स्प्रिंग बेड समझकर उसके ऊपर उछल कूद करने लगता है। मदर सुपीरियर शॉक होकर कहती है बेवकूफों, ये फादर हैं और जरूरी काम से यहाँ आए थे। अब ये लोग सोचते हैं कि फादर इनको अडॉप्ट करने आए हैं और तुरंत बच्चों की तरह ड्रेस बदल कर आ जाते हैं। फिर बच्चों की आवाज में कहते हैं अंकल अंकल, हम नर्सरी राइम सुनाएं आपको। फिर फादर गुस्से में आकर इन्हें एक शॉट में तीनों के गाल लाल कर देते हैं। फिर मदर सुपीरियर से कहते हैं कि वो ऑर्फनेज के सारे बच्चों को बता दे। मदर सुपीरियर सभी को बुलाकर ये बताती है कि अब इस ऑर्फनेज को चलाने के लिए चर्च के पास पैसे नहीं है, इसीलिए चर्च इस जगह को बेचने वाला है और यहाँ के बच्चों को अलग अलग ऑर्फनेज में भेजा जाएगा। ऊपर से एक बीमार बच्ची चिल्लाती है कि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब 3 इडियट्स भी कहते हैं कि ये हमारी जगह है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर फादर बताते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें 1 महीने के अंदर $8,30,000 का इंतजाम करना होगा। तब तीनों कसम खाते हैं कि हाँ हम इंतजाम कर देंगे, हम आराम से ला जाएंगे $8,30,000। अब ये सुनकर सारे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। नर्स भी बहुत ही खुश हो जाती है कि हमें भी तुम्हारे बाहर जाने का इंतजार था। फिर बच्चे इन तीनों को वहाँ से विदा करते हैं। एक नन मदर सुपीरियर से कहती है कि ये लोग अपनी उम्र भी नहीं जानते, मुझे तो डर लग रहा है कि पता नहीं बाहर जाकर क्या करेंगे, कहीं तमाशा न कर दे। फिर मदर सुपीरियर कहती है कि मुझे भी यही डर लग रहा है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अब विदाई की रस्म पूरी करके ये लोग एक साइकिल में निकलते हैं। ये साइकिल इन्होंने खुद ही डिजाइन की है ताकि तीनों कहीं बिछड़ न जाए। इडियट्स ही सही, पर इनकी दोस्ती और प्यार की दाद देनी पड़ेगी, है ना। मोई के हाथ में एक हुक होता है, पीछे एक ट्रक आ रहा होता है। मोई करली से पूछता है क्या उसने रस्सी ठीक से बांध दी? हाँ मोई, सब ठीक से बांध दिया है। अब मोई तेजी से आगे जाते हुए ट्रक पर अपना हुक फंसा देता है। फिर पूछता है तुमने रस्सी फ्रंट व्हील से बांधी है ना? अब करली टेंशन होकर कहता है फ्रंट ही क्यों, बैक व्हील ने कोई पाप किया है क्या? मैंने तो बैक व्हील पे बांधी है। अब मोई चिल्लाता है कि ओ गई भैंस पानी में करली।
फिर क्या तीनों करली के साथ गिर जाते हैं और ट्रक उनको घसीटता हुआ चला जाता है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म होता है। अब आता है सेकंड एपिसोड, द बनाना स्प्लिट। सिटी में लिडिया और मैक नाम की जोड़ी को दिखाते हैं। लिडिया की शादी हो चुकी है लेकिन मैक के साथ उसका अफेयर है। लिडिया का पति बहुत ही अमीर है और ये दोनों प्लान करते हैं कि लिडिया के पति को मारकर ये दोनों उसके पैसों से जिंदगी भर मजे लूटेंगे। तब बाहर कोई बाजा बजा रहा होता है। ये लोग बाहर आकर देखते हैं तो सड़क पर 3 इडियट्स बोर्ड लगाकर ढिंढोरा पीट रहे होते हैं कि हम कोई भी काम करने को तैयार हैं, बदले में हमें सिर्फ $8,30,000 चाहिए। इन एक्सपर्ट्स ने बोर्ड पर वर्क की स्पेलिंग भी गलत लिखी होती है और आते जाते लोग इनका बहुत ही तमाशा बना रहे होते हैं। तब लिडिया डिसाइड करती है कि हमारे प्लान के लिए ये तीनों स्टूपिड्स बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। इन 3 इडियट्स में तिनके जितना समझदार है मोई। वो कहता है कि हमें सिटी में कदम रखते हुए 3 दिन हो गए हैं और अब सिर्फ 27 दिन ही बचे हैं। ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, हमें अलग अलग जाकर काम ढूंढना होगा। यस बॉस ये कहकर वो तीनों दिशाओं में निकल जाते हैं। लैरी अपना बोर्ड लेकर चलने लगता है। तब वो एक दुकान को देखता है जहाँ धनुष और तीर बेचा जाता है। अब एक धनुष को उठाकर वो ऊपर तीर छोड़ता है। फिर बहुत देर आसमान को देखता है, तीर पता नहीं कहाँ चला गया। फिर कुछ देर बाद तीनों फिर उसी जगह पर लौट आते हैं। वे धूप में चलकर थक जाते हैं और एक को भी काम नहीं मिलता। तब लिडिया आकर कहती है कि मैं तुम्हें एक ही पेमेंट में $8,30,000 दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे पति का खून करना होगा। बोलो डील और नो डील। ये सुनकर ये लोग शौक में हो जाते हैं कि पति को मारने के इतने सारे पैसे, लेकिन तुम्हारा पति कहाँ है? तब मैक आकर खुद को लिडिया का पति बताता है। वे पूछते हैं लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारा खून क्यों करवा रही है? मैक बताता है कि मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ और कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथों बिना दर्द के मर जाऊं। फिर मेरी पूरी प्रॉपर्टी मेरी पत्नी की हो जाएगी और वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दे देगी। प्लीज मुझ पर इतनी सी दया कर दो मेरे दोस्तों, लेकिन मुझे आज मत मारना। कल जब मैं सो जाऊंगा तब मुझे मेरे कमरे में मार देना और ध्यान रहे लाइट्स ऑफ करके मुझे मारना, समझे? इस तरह मैक उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और लिडिया और मैक ने प्लान किया होता है कि रात के अंधेरे में जब लिडिया का पति सो रहा होगा तो इन तीनों को अंदर भेजकर उसका खून करवा देंगे। लेकिन करली सोचता है भाई कल तक हम इंतजार नहीं कर सकते, आज ही ये खत्म करके पैसे लेके जाएंगे। ये सोचकर वो मैक को एक टक्कर मारता है और मैक हवा में उड़ जाता है और वो एक ट्रक से टकराकर सड़क पर घिसता हुआ चला जाता है। जब वो संभल कर उड़ता है तभी एक तीर आकर उसके पैर पर लग जाती है और ये वही तीर है जो बहुत देर पहले लैरी ने ऊपर की ओर चलाया था। मैक बेहोश हो जाता है। लिडिया तीनों को खूब डांटती है और वहां से चली जाती है। ये लोग काम के पैसे मांगकर उसको चेस करने लगते हैं। लिडिया अपने अमीर पति के घर पहुंचती है तो ये तीनों उसकी कार को पकड़कर घर तक आगे होते हैं। उनका नौकर बताता है कि मैडम आपके हस्बैंड ने अभी फोन करके बताया है कि उनके बेस्ट फ्रेंड मैक का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वो बच गए और हॉस्पिटल में है। और तब ये 3 इडियट्स पैसे दो करके रट लगा रहे होते हैं। लेकिन लिडिया गुस्से में तीनों को एक चांटा मारकर कहती है बेवकूफा, मेरा पति मरा नहीं है। अब ये कहकर वो चली जाती है और फिर ये लोग डिस्कस करते हैं कि इस औरत से पैसे कैसे वसूल करें। तब मोई कहता है कि हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, वहाँ हमें फिल्मी स्टाइल में इसके पति के मुंह पर तकिया दबाकर उसका खून करना होगा। और अपने प्लान के मुताबिक वे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ रिसेप्शनिस्ट इन्हें अंदर अलाउ नहीं करती क्योंकि विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है। तब मोई एक डॉक्टर और 2 नर्सेस को एक रूम में जाते हुए देखता है। फिर वो लैरी और करली को भी वहाँ लेके जाता है और कहता है सोल्जर्स फॉलो मी। अब तीनों उस कमरे में जाते हैं और फिर पंच करने की आवाजें आती है। समझ गए होंगे आप। डॉक्टर और नर्सेस को कमरे में घाल करके ये तीनों उनकी ड्रेसेस पहन लेते हैं। देखिए कितने शान से तीनों चल रहे हैं। सबसे ज्यादा फनी तो करली लग रहा है जो गाउन पहने में गोरिल्ला लग रहा है। अब पूरे हॉस्पिटल में ये लोग खलबली मचा रहे होते हैं। इतने में एक नर्स उनको बुलाकर कहती है कि ये देखिए इस बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, डॉक्टर आप जरा कर इनको देखिए। और पता चलता है कि ये एक न्यूबॉर्न बेबी का वार्ड है। अब न जाने इन बच्चों का क्या हल करेंगे ये लोग बच्चों को उठाते हैं और उनसे सुसु करवाकर गेम खेल रहे होते हैं। सारे बच्चे इन्हें अजीब प्राणियों की तरह देख रहे होते हैं। अब आएगा द बेस्ट सीन। ये देखिए मोई ने अपनी विग उस बच्चे को पहना रखी है और इनका फुल फन चल रहा होता है कि अचानक नर्स आ जाती है और इन पर चिल्लाती है कि क्या कर रहे हो, और ये लोग नर्स पर बच्चों के नैपकिंस का ढेर फेंककर वहां से भाग जाते हैं। फिर जल्दी से ड्रेस चेंज करके हर रूम को चेक करते हैं। एक रूम में मैक होता है जो पूरी तरह बैंडेज में पार्सल की तरह लेटा हुआ है। लैरी कल्ली जल्दी से इसका खून करके उस औरत से पैसे लेने हैं, फिर तुरंत हमें और फ्रेंच भी पहुंचना है। अब ये कहकर मोई मुड़कर देखता है तो लैरी और कल्ली टीवी देख रहे होते हैं। खून करने आए थे और टीवी पर जू प्रोग्राम देख रहे हैं। वाह क्या बात है। इतने में मैक इनको देख लेता है और डर के मारे कछुए की तरह बैंडेज के अंदर चला जाता है। फिर ये लोग उसको छुपते हुए भी देख लेते हैं। कोई टेंशन नहीं है लैरी, तुम जल्दी से अपना वेपन निकालो। अब इनका वेपन होता है दिवाली का बड़ा सा बम। मोई उसको जलाकर बैंडेज के अंदर डाल देता है। फिर क्या वो अंदर फटता है और मैक का मुंह जलकर बाहर निकलता है।
बेचारा दर्द और जलन के मारे वो बचाव बचाव करके चिल्लाता है। तब रिसेप्शनिस्ट सिक्योरिटी को ले आती है। अब उनसे बचकर तीनों यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और आखिर में लॉन्ड्री रूम में छुप जाते हैं। अब अंदर आते हुए सिक्योरिटी को मोई ब्लॉक करता है और वो स्ट्रेचर के साथ जाकर दीवार से टकरा जाता है और उसको बेहोश देखकर तीनों डर जाते हैं। मोई कहता है कि इस सिक्योरिटी को किसी तरह बचाना होगा। करली वहाँ रखे 2 आयरन बॉक्स को लाकर मोई को देता है। मैंने शिवाजी द बॉस फिल्म में देखा था कि हीरो को इसका शॉक देकर बचाते हैं। मोई कहता है, वाह करली, तुम तो बड़े होशियार निकले, डबिंग फिल्म में कब से देखने लगे। अब ये कहकर वो दोनों आयरन बॉक्सेस को शॉक देने की मशीन समझकर सिक्योरिटी की छाती पर रख देता है। बेचारा सिक्योरिटी जलन के मारे चिल्लाने लगता है। तीनों वहां से भागकर टेरेस पर पहुंच जाते हैं। फिर टेरेस से छलांग मारकर नीचे सड़क पर एक आदमी को ऊपर लैंड करते हैं और वो इनको देखकर कहता है, अरे मोए, लैरी और करली, बचपन में तुम जैसे थे अभी वैसे हो यार। और ये लोग सोचने पड़ जाते हैं कि ये है कौन। तब वो बताता है कि अरे मेरे सीनियर्स, मैं हूँ टेडी, जिसे उस कपल ने मोए के बदले अडॉप्ट कर लिया था। अरे वाह छोटे पैकेट, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। हाँ ब्रो, मेरी शादी भी हो गई है और हाल ही में मेरी मॉम भी चल बसी। चलो आप तीनों मेरे घर चलो। तब ये बताते हैं कि ऑर्फनेज वाली जगह बिकने वाली है और उसे बचाने के लिए $8,30,000 की जरूरत है। डैडी कहता है कि उसके लिए ये बड़ी रकम नहीं है और वो उनकी मदद कर लेगा। पर इसकी बात से मोए के ईगो को ठेस लगती है और वो कहता है कि नहीं नहीं, हम खुद ही पैसे जुटा लेंगे। डैडी उनकी फोटो लेना चाहता है और वे अलग ही किस्म का फनी पोज देते हैं। अब फोटो क्लिक करने के बाद डैडी चला जाता है। तब लैरी और करली मोई से कहता है कि अगर वो पैसे देना चाहता है तो इसमें गलत क्या है, हम ले लेते हैं ना। मोई कहता है कि वो हमसे कितना छोटा है यार, और मैं उससे पैसे कैसे ले सकता हूँ, मैं कभी भी नहीं लूंगा। ऊपर से वो बचपन से मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम दोनों हिम्मत मत हारो यार, हम पैसे कर लेंगे, कहीं ना कहीं से तो कर ही लेंगे। अब ये कहकर वो पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है। ये $30 ऑर्फनेज की सिस्टर्स ने हमको दिए थे, हम क्यों ना एक काम करें, इन्हें खेती में इन्वेस्ट करते हैं और खूब सारे पैसे कमाएंगे। चलो दोस्तों। और ये कहकर वो खेती को बदनाम करने के लिए निकल पड़ते हैं। टैडी की फोटो को देखकर अपने बचपन की यादों में खो जाता है। अब मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है और लिडिया वहां आती है। लिडिया टैडी की वाइफ है और वो टैडी को मारकर उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। टैडी अपने दोस्तों की फोटोज को दिखाता है तो उसका तो गला ही सूख जाता है और कहता है कि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम सब ऑर्फनेज में साथ में थे और मैं इनको अपने घर में इनवाइट करना चाहता हूँ, तुम क्या कहती हो। लिडिया घबराती है लेकिन फिर भी हाँ कर देती है। अब ये 3 इडियट्स अपने सारे पैसों से बहुत सारी फिश खरीदते हैं, फिर उनको एक गोल्फ कोर्स में लेकर जाते हैं और बीज की तरह जमीन पर बिछा देते हैं, ऊपर से उन पर पानी भी डालते हैं। इनका आइडिया है कि ऐसे करने से फिश के पौधे उगेंगे और उनमें से कई सारी मछलियां निकलेंगी। देख लिया इनकी बेवकूफी को, ये लोग दुनिया के बेस्ट बेवकूफ नहीं तो और क्या है। तब ग्राउंड का ओनर आता है तो वे अपना ब्रिलियंट आइडिया उसको बताते हैं और ये सुनकर ओनर का सर चकराने लगता है और वो बेचारा पुलिस को बुला देता है। अब पुलिस को देखकर ये लोग सब कुछ वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं जहां एक दरवाजा होता है। पुलिस वहां भी पहुंच जाती है। तब मोई और लैरी करली को उठाकर उसका सर दरवाजे पर पीटते हैं और इस तरह दरवाजा खुल जाता है और वे अंदर भी चले जाते हैं। वहां हर तरफ फ्लैश लाइट्स होती हैं, लेकिन ये लोग अपनी लड़ाई में मस्त होते हैं। लड़ाई बहुत ही सीरियस हो जाती है और लैरी कहता है कि मोई, तुम्हारा बकवास आइडिया सुनकर हम सब यहाँ फंस गए हैं। अगर टैडी की मदद ले लेते तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अब से हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम जा रहे हैं। और ये कहकर लैरी और करली वहां से चले जाते हैं। अब मोई अकेला और उदास बैठा होता है। अचानक फ्लैशलाइट्स बंद होती हैं और खूब तालियां बजने लगती है। मोई खुद को एक स्टेज पर खड़ा हुआ पाता है और ऑडियंस स्टेज पर आकर उसको बधाई देती है और मोई तो हैरान हो जाता है। सच में वहां पर एक रियलिटी शो का ऑडिशन चल रहा था। ऑडिशन में 3 इडियट्स की करतब देखकर जजेस सोचते हैं कि ये लोग ऑडिशन देने आए हैं और इनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर वे मोई को अपने शो के लिए बुक कर लेते हैं और इसी के साथ मूवी का 2nd एपिसोड खत्म होता है। अब देखेंगे मूवी का 3rd और फाइनल एपिसोड। एक जू के बाहर लैरी और करली आइसक्रीम वाली गाड़ी के साथ खड़े होते हैं। गाड़ी में लिखा होता है कि हमारे पास कोई आइसक्रीम नहीं है, आप लोगों से जितना हो सके हमें पैसे दे दीजिए, लेकिन कोई उनके पास भी नहीं भटकता। करली तंग आकर कहता है कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा यार, चलो जू के अंदर चलकर एंजॉय करते हैं। तब कुछ दूर से लिडिया और मैक इन दोनों को देख रहे होते हैं। लगता है मैक किसी तरह बच गया। लिडिया बताती है कि ये दोनों मेरे पति के बचपन के साथ ही हैं और ये लोग मुझे पहचानते भी हैं। अगर इनका मुंह खुल गया तो मेरा पति तो मुझे छोड़ देगा, फिर हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। मैक सोचता है कि इन दोनों को यहीं खत्म कर देना चाहिए। जू में एक टूरिस्ट गाइड बताता है कि ये पोलर बियर है। तब टैंक के अंदर करली स्विम कर रहा होता है और उसे बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वो टैंक में कूदकर फिश पकड़ लेता है और उसको देखकर बच्चे कहते हैं, सर ये पोलर बियर नहीं, पोलर भैंस लग रही है। फिर उस फिश को खाते हुए दोनों डिस्कस करते हैं कि मोई पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जू के बाहर लिडिया मैक को दीवार पर चढ़ने को कहती है क्योंकि गन लेकर वो मेन गेट से अंदर नहीं जा सकता। मैक लिडिया के मुंह पर पैर रखकर ऊपर चलता है और बड़ी मुश्किल से चढ़कर वो अंदर कूद जाता है। वो देखता है कि 2 बच्चे पिंजरे के अंदर खड़े हुए हैं। वो पूछता है तो बच्चे बताते हैं कि बेवकूफ अंकल, पिंजरे के अंदर हम नहीं, आप हैं, जरा पीछे देखिए। मैक धीरे से मुड़कर देखता है तो एक शेर उसको अटैक करने आता है। जल्दबाजी में वो शेर के पिंजरे में कूद गया था, लेकिन शेर को चेन से बांधा हुआ है, इसलिए वो मैक की जान बच जाती है।
लैरी और कर्ली डॉल्फिन्स के पूल के पास बैठकर आराम से पीनट्स खा रहे होते हैं। तब एक डॉल्फिन आती है और कहते हैं लो भाई तुम भी खा लो, और कर्ली पीनट्स उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन एक पीनट डॉल्फिन की नाक में फंस जाता है और वो बेचारी सांस भी नहीं ले पाती। अब उसको बचाने के लिए कर्ली नाक पकड़कर पानी में कूद जाता है और डॉल्फिन को पकड़कर दबाने लगता है। डॉल्फिन अपना पूरा एफर्ट लगाकर हवा में निकलती है। तब पीनट फोर्स के साथ बाहर निकलता है और सीधे शेर की बैक साइड पर लगता है और गुस्से में शेर चेन तोड़ देता है और मैक का बुरा हाल कर देता है। लैरी और कर्ली मोई को बहुत मिस करते हैं। उसे ढूंढने के लिए वो मिसिंग पोस्टर भी लगाते हैं। लैरी कहता है कि कहीं मोई ऑर्फनेज वापस तो नहीं चला गया। चेक करने के लिए वो दोनों वहां जाकर सिस्टर से पूछते हैं, तो वो कहती है कि मैं तो मोई को रोज देखती हूँ, वो रियलिटी शो में जाकर बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी बन गया है। वो ये भी बताती है कि इस जगह को 2 दिन में बेचा जाएगा, इसलिए हम यहाँ से बच्चों को दूसरी जगह भेज रहे हैं। और बेचारे ये सुनकर बहुत ही दुखी भी होते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑर्फनेज को बचाने की बड़ी कोशिशें की होती है। हालांकि बेवकूफों वाली कोशिशें की थी, लेकिन कोशिश तो की है इन्होंने। तब एक लड़का आकर कहता है कि मर्फ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, और ये दोनों अंदर जाकर मर्फ को देखते हैं और लैरी उसको हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। पर सिस्टर कहती है कि हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस तो होगा, उसका इलाज क्यों नहीं किया। तब वहाँ सिस्टर मैरी आकर कहती है कि उसका कारण भी तुम तीनों इडियट्स हो। बचपन से लेकर आज तक तुम लोगों ने हमारा और दूसरों का जो नुकसान किया है उसकी भरपाई में सारा पैसा खर्च हो गया। ऊपर से मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन भरेगा। ऑर्फनेज अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन सिर्फ तुम तीनों की वजह से आज ये जगह हमारे हाथ से निकलने वाली है। तुम्हारी गलतियों की वजह से बाकी बच्चे अपना घर खोने वाले हैं। और इस तरह से सिस्टर उन्हें बहुत ही बुरा भला कहती है। अब दोनों रियलाइज करते हैं कि इनकी वजह से सबको बहुत ही दुख झेलना पड़ा है। बेचारे मुंह लटकाकर वहां से चले जाते हैं और दोबारा सिटी में आ जाते हैं। और यहाँ उनके दिन बहुत ही गरीबी में गुजरते हैं। हर रात को गार्बेज के ड्रम में सोते हैं। दुख भरी इस जिंदगी के बीच एक दिन में देखते हैं कि टीवी पर मोई का एक शो चल रहा है। तब जाकर इन्हें यकीन होता है कि मोई सच में सेलिब्रिटी बन गया है, और खुश होकर वो रियलिटी शो के स्टूडियो में चले जाते हैं। वहाँ का एमडी ने देखता है और पहचान लेता है, क्यों बॉयज तुम मर्सी ऑर्फनेज के लड़के हो ना। तब इन्हें ख्याल आता है कि ये तो वही मिस्टर हार्टर हैं जो बचपन में मोई को अडॉप्ट करके ले गए थे, लेकिन बाद में उसके बदले टैडी को लेकर गए। मिस्टर हार्टर बताते हैं कि पहले हमने मोई को सिलेक्ट जरूर किया था, लेकिन कार में आते वक्त उसने तुम दोनों को भी साथ लेने के लिए कहा। वो तुम दोनों से कभी भी अलग नहीं रहना चाहता था, इसीलिए हमने उसे वापस करके टैडी को अडॉप्ट कर लिया। लैरी और कर्ली बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि मोई को उन दोनों से इतना लगाव था। वहाँ वे मिस्टर हार्टर की फैमिली फोटो देखते हैं। एक्चुअली ये टैडी के डैड यानी मिस्टर हार्टर का ही स्टूडियो है। अब शॉकिंग बात यह है कि उस फोटो में टैडी के साथ लेडिया और मैक भी होते हैं। यही तो वो औरत है जो अपने हस्बैंड का खून करवाना चाहती थी, और यही इसका पति है। तब रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो लिडिया है और टैडी उसका पति है। मैक तो टैडी का दोस्त है। ये लोग शॉक हो जाते हैं कि लिडिया टैडी का खून करवाना चाहती है। वो टैडी को बचाने का फैसला करते हैं और तुरंत भागकर स्टूडियो के अंदर चले जाते हैं जहां शूटिंग चल रही होती है। उन्हें देखकर मोई भी दौड़ा चला आता है और उन्हें गले लगा लेता है। फिर वो उन्हें कस के चाटा मार के कहता है कि तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे। तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफें हुई, ऊपर से मैं यहाँ बुरी तरह से फंस गया हूँ। अब इस बात पर तीनों लड़ने लगते हैं। तब शूटिंग स्पॉट पर मोई के को-स्टार्स और टेक्नीशियन चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वहाँ एक चूहा घुस गया था। अब मोई कहता है कि उसे कुछ मत करो, वो मेरा डिनर है, और ये कहकर चूहे को अपने कोट में डालकर अंदर रख लेता है। तब शो का प्रोड्यूसर बहुत ही खुश होता है कि एक जोकर की जगह अब 3 जोकर मिल गए हैं, अब तो मेरे शो की टीआरपी आसमान छू जाएगी। लेकिन ये तीनों उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। तब लैरी पूरी कहानी बताता है और कहता है टैडी की जान को खतरा है, हमें अपने बचपन के दोस्त को किसी भी हालत में बचाना होगा। और ये सुनकर मोई भी उनके साथ चला जाता है। आज टैडी और लिडिया की मैरिज एनिवर्सरी है और उसके घर में शानदार सेलिब्रेशन चल रहा होता है। लिडिया मैक से कहती है कि मैंने टैडी को ड्रग्स लेकर लिटा दिया है, थोड़ी देर में वो उठकर बालकनी में आएगा और नशे की वजह से खुद ही नीचे गिरकर मर जाएगा। ये बिल्कुल एक एक्सीडेंट लगेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। अब इनकी बातों के बीच मिस्टर हार्टर आकर मैक से पूछते हैं कि तुम्हारे गाल पर क्या हुआ। वो कहता है कि मैंने एक नई बिल्ली खरीदी थी और उसने मेरे गाल पर पंजा मार दिया। इस तरह कुछ भी कहकर वो मिस्टर हार्टर को मैनेज कर रहा होता है। तब 2 बच्चे बैलून के लिए लड़ रहे होते हैं। लिडिया जाकर उनका बैलून ले लेती है और हाउसकीपर से कहती है कि इन बच्चों को कुछ बैलून दे दो। इसी बीच छोटे छोटे डॉग से स्केटबोर्ड बांधकर स्केटिंग करते हुए तीनों इडियट्स की एंट्री होती है। स्केटिंग तो इन्हें आती है लेकिन रोकना नहीं आता और सीधे एक सिक्योरिटी से जाकर टकरा जाते हैं। अब उनके पूछने पर तीनों बताते हैं कि टैडी उनका दोस्त है, लेकिन वो इनविटेशन के बिना वहाँ किसी को अलाउ नहीं करते और तीनों को बाहर निकाल देते हैं। तब हाउसकीपर बाहर खड़े सिक्योरिटी से कहती है कि अगर बलून वाला आए तो उसको अंदर भेज दो, और ये बात ये तीनों सुन लेते हैं। अगले सेकंड वो कहीं से बलून्स लेते हैं और उन्हें अंदर अलाउ किया जाता है। अंदर आते ही सारे बलून से एक बच्ची को पकड़ा देते हैं। बच्ची धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगती है, लेकिन इन लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता। ये आए तो थे टैडी को बचाने, लेकिन देखिए किस तरह दोनों भर भर के खा रहे हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे हैं।
अब इन्हें देखकर मोई डांटता है कि तुम एक बात बताओ, क्या हम सब यही करने यहाँ आए थे क्या? तब लिडिया इन्हें देख लेती है और सीधे जाकर मैक्स से कहती है कि टैडी को तो बाद में मारेंगे, लेकिन पहले हमें इन तीनों को खत्म करना होगा। ये लोग जरूर हमारा भांडा फोड़ेंगे। इतने में एक बूढ़ी औरत ऊपर उड़ती हुई बच्चों को देखकर चिल्लाने लगती है। उसे मैं बचाऊंगा कहकर लैरी कहीं से गन ले लेता है। फिर मोई उसको रोकता है कि अगर तुम गन शूट करोगे तो कहीं वो लड़की को न लग जाए और वो हमेशा के लिए ऊपर न चले जाए। फिर गन छीनकर मोई शूट करता है और बच्ची सीधे नीचे रखे हुए एनिवर्सरी केक पर गिर जाती है। अब सिक्योरिटी और मैक इन तीनों को चेस करते हैं। पार्टी में इस तरह बाउंडर उठाकर तीनों घर के अंदर घुस जाते हैं और टैडी को ढूंढने लगते हैं। आखिर में टैडी मिल भी जाता है, पर अब भी वो ड्रग्स के नशे में होता है और ये लोग बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें खत्म करना चाहती है, उससे पहले यहाँ से भाग चलो। लेकिन टैडी डांटता है कि मेरी वाइफ के लिए ऐसी बातें मत करो। तभी मैक और लिडिया हाथ में गन लिए वहाँ आते हैं और टैडी जानता है कि ये दोनों उसको मारने ही आए हैं और उसके दोस्त ठीक ही कह रहे थे। वो बेबस होकर मैक से कहता है कि वाह मेरे दोस्त, मेरे पीठ पीछे इस तरह मेरी वाइफ के साथ शर्म नहीं आई तुम्हें? तब वहाँ एक और आदमी गन उठाकर चला आता है। ये और कोई नहीं, मिस्टर हार्टर है। 3 इडियट्स अब रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो अब हमारे और टैडी की जान तो बची जाएगी। अब मिस्टर हार्टर आ गए हैं तो मैक और लिडिया को संभाल लेंगे। लेकिन मिस्टर हार्टर 3 इडियट्स और टैडी को एक कोने में जाकर खड़े होने को कहते हैं। ये क्या ट्विस्ट पे ट्विस्ट, एक्चुअली लिडिया मैक की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि हार्टर की गर्लफ्रेंड है। हार्टर एक गरीब परिवार से है, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर औरत ने उससे शादी कर ली। दरअसल मिसेस हार्टर ने ही टैडी को अडॉप्ट किया था, लेकिन अपनी पूरी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस टैडी के नाम करके मिसेस हार्टर चल बसी और इस बात से चिढ़कर हार्टर ने एक मास्टर प्लान बनाया था और मैक की मदद से लेडी और टैडी की शादी भी करवा दी। उसका प्लान था कि टैडी को खत्म करके वो मैक को भी मार डालेंगे, फिर टैडी की प्रॉपर्टी लेकर वो और लेडिया पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन अब ये सब हार्टर के जाल में फंस चुके हैं। लेडी और हार्टर इन सब को गन पॉइंट पर एक जंगल के बीच ले जाते हैं। इस टेंशन की घड़ी में अचानक कर्ली जोर से हंसने लगता है। अब हार्टर उसको डांटता है कि मैं यहाँ क्या मजाक कह रहा हूँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो वरना उड़ा दूंगा। अब करली और भी हंसते हुए कहता है कि मैं कहाँ हंस रहा हूँ, ये अंदर बैठकर गुदगुदी कर रहा है। ऐसा कहकर वो अपने पॉकेट में से मोई का चूहा बाहर निकालता है और लिडिया पर फेंक देता है। अब कार के अंदर हल्ला गुल्ला मच जाता है और कंट्रोल मिस होकर कार नदी में गिर जाती है। कार बहुत नीचे चली जाती है और कार के अंदर सिर्फ थोड़ी सी हवा होती है। सब बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे होते हैं। तभी अचानक पानी के अंदर से बबल्स आने लगते हैं और सभी चौंक जाते हैं कि अब करें क्या। तब करली हंसते हुए कहता है सॉरी फ्रेंड्स, वो मेरी गैस थी। अब बाकी लोग बदबू के मारे नाक बंद करके उसको डांटते हैं कि यही वक्त मिला था क्या तुमको गैस छोड़ने का। तब मोई के दिमाग में एक प्लान आता है। वो लैरी से माचिस लेकर जलाता है और उस बदबूदार गैस के कारण एक धमाका होता है और कार खुल जाती है। फिर कुछ देर में पुलिस आ जाती है और एज यूजुअल विलेन को अरेस्ट करके लेके जाती है। टैडी अपनी जान बचाने के लिए 3 इडियट्स को थैंक कहता है। तब लैरी कहता है वो सब छोड़ो टैडी, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना, उसमें से सिर्फ $8,30,000 ऑर्फनेज को डोनेट कर दो, वहाँ के बच्चे तुम्हें दुआ देंगे। पर टैडी कहता है मैं उस ऑर्फनेज की मदद नहीं करूंगा। बिना पूछताछ किए उन लोगों ने मुझे इस परिवार के हवाले कर दिया जहाँ मेरी जान को खतरा था। तुम और कुछ भी मांग सकते हो लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। और ऐसा कहकर टैडी चला जाता है। और यहाँ मोई गुस्से में लैरी को थप्पड़ मारकर कहता है कि मैंने तो उसी दिन कह दिया था कि ये टैडी एक कंजूस मक्खी चूस है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम मेरी बात मानते ही कब हो? फिर तीनों खुद ही डिजाइन की हुई एक गाड़ी में ऑर्फनेज की ओर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ ऑर्फनेज बंद होता है और सब कुछ सील हो चुका है। तीनों रोने लगते हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी वो ऑर्फनेज को नहीं बचा सके। और झाड़ियों की उस तरफ से हंसते खेलते हुए बच्चों की आवाज आती है और ये लोग झाड़ियों से उस तरफ जाकर क्या देखते हैं? एक शानदार बिल्डिंग जिस पर लिखा है सिस्टर ऑफ मर्सी ऑर्फनेज एंड स्पा। ऑर्फनेज तो ठीक है, लेकिन स्पा बीच में कहां से आ गया? इस कंफ्यूजन में तीनों अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे एक 5 स्टार होटल में आ गए हैं। एक शानदार स्विमिंग पूल में बच्चे स्विमिंग करके खेल रहे होते हैं, दूसरी ओर गोल्फ वगैरह खेल रहे होते हैं। नन्स आराम से बैठकर मसाज करवा रही होती हैं और सभी बहुत ही मजे में होते हैं। 3 इडियट्स की कुछ समझ में नहीं आता। फिर इन्हें देखकर सारे बच्चे कहते हैं अरे भैया कैसे हो? वे सिस्टर से पूछते हैं कि शानदार अरेंजमेंट के पैसे कहाँ से मिले आपको? तब मोई के रियलिटी शो का प्रोड्यूसर बताता है कि मिस्टर मोई, आपके शो के लिए हम आपको कुछ एडवांस रकम देना चाहते थे, ये सभी उसी रकम से किया गया है। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप एक बार हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो तो हम आपको और भी देंगे। और ये सुनकर 3 इडियट्स खुशी से पागल हो जाते हैं। तब टैडी अपनी नई वाइफ के साथ वहाँ आता है और कहता है कि हम कुछ बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और इस पर 3 इडियट्स अपने कैरेक्टर में उतर जाते हैं और कोट निकालकर तुतलाते हुए कहते हैं डैडी डैडी हमें भी ले जाओ प्लीज, हमें कराटे कुंफू सब आता है, डांस भी आता है। और टैडी भी मजाक में कहता है मुझे तुम जैसे बच्चे नहीं चाहिए, अच्छे बच्चे दिखाओ। फिर वो और उसकी वाइफ 3 बच्चों को अडॉप्ट करके लेके जाते हैं। चलो सब कुछ खुशी खुशी एंड हुआ, ये सोचकर करली स्प्रिंग बोर्ड पर हाथ रखता है। बोर्ड गिरने लगता है और ठीक सिस्टर मैरी के सर पर लगता है। बेचारी घायल होकर फिर पूल में गिर जाती है। वो चिल्लाती है कि पकड़ो उन इडियट्स को। तब 3 इडियट्स वहां से भाग जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि तीनों मिलकर हॉर्स राइडिंग का मजा ले रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।
तो बताइए कैसी लगी ये फुल एंड फुल कॉमेडी। हंस कर पेट दर्द हो गया हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए ताकि वे भी एंजॉय कर सकें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें प्लीज। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।